Namaste. I welcome you all in our today's discussion about multiple choice questions, 2 marks questions and case studies pertaining to our subject BFM. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन आपको अगर कोई क्वेरी हो, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेंगे एंड उसके बाद साथ साथ हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन पे हम डिटेल में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ सफिशिएंट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। There is a 50 crore long position in zone 1 and rupees 70 crore short position in zone 3. Zone 3 years as per Basel 3 classification. What is the horizontal disallowance? तो जोन 1 जो है, व्हाट इज द जोन 1? जोन 1 में 6 to 12 months एज पर बेसल 3 क्लासिफिकेशन है एंड जोन 3 में 5.7 years to 7.3 years एज पर बेसल 3 क्लासिफिकेशन। तो जोन 1 में हमारी 50 करोड़ की लॉन्ग पोजीशन है, जोन 3 में हमारी 70 करोड़ की शॉर्ट पोजीशन है, मीन्स सेल पोजीशन है। तो हमें इन दिस केस हमें हॉरिजेंटल डिसअलाउंस फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजेंटल डिसअलाउंस? तो एज पर बेसल 3 नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, डिस्कस किए हुए। सो एज पर बेसल 3 नॉर्म्स as between zone 1 and 3 disallowance is 100%. How much is the disallowance? Disallowance is 100%. अभी उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाउ मच इज द मैच अमाउंट। मैच अमाउंट कैसे हम काउंट करेंगे? जोन 1 में 50 करोड़ लॉन्ग पोजीशन है, जोन 3 में 70 करोड़ लॉन्ग पोजीशन है। तो दोनों में जो मिनिमम अमाउंट होगी दैट विल बी आवर मैच अमाउंट। सो 50 करोड़ एंड 70 करोड़ में जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 50 करोड़ इज द मैच अमाउंट। सो व्हेन माय मैच अमाउंट इज 50 करोड़, उसके ऊपर हमें डिसअलाउंस इज परमिटेड अप टू 100%। सो हाउ मच डिसअलाउंस इज परमिटेड? 50 crores is disallowed permitted. So B is the correct answer for our question. Next question. Evaluate the following statement based on capital conservation buffer guidelines. कैपिटल कंजर्वेशन बफर गाइडलाइंस जो है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट कौन से स्टेटमेंट सही है एंड कौन से स्टेटमेंट गलत है। सो कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में अलग अलग गाइडलाइंस है। फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट इज banks are permitted to operate within the buffer range during normal period to increase its market share. This is not the correct statement. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? जब बैंक को इमरजेंसी होगा, जब बैंक को जरूरत होगा, तभी बैंक उसका यूज कर सकती है। So bank must not operate in the buffer range in the normal times for competitive advantage. So first statement is not the correct statement. My first statement is a false statement. So if my first statement is a false statement, my option should be either B or C. Now let us go for the next statement. The Reserve Bank of India can direct banks to restore depleted buffer within a specified timeline. Yes, this is the correct statement. क्योंकि अगर कोई बैंक अपना बफर जो यूज करते हैं, अगर कोई कैपिटल कंजर्वेशन बफर कोई बैंक यूज करता है, दे हैव टू रिस्टोर इट इमीडिएटली। सो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 2 नंबर का स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। It is appropriate for banks to rely on project earning while maintaining high payout when buffers are low. जब बैंक के बफर्स कम हैं
लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे वो हाई पे आउट कर सकती है, तो वो सही नहीं होगा। बिकॉज ऑलवेज projected earnings whether it is going to realize or not, that will be a future issue. So इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड अर्निंग बैंक हाई पे आउट्स नहीं कर सकते, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डू दैट. So our statement is not the correct statement. What they are saying, future earnings forecast don't justify generous payout during the buffer depletion. So 3 is not the correct statement. And reduction in discretionary payouts is a means of rebuilding of capital buffer. It is a correct statement. So my fourth statement is a correct statement. So in this question, my first statement is false. So either B or C. Second statement is true. Third statement is false. So C will be my correct answer. इसी तरह से अगर हमें क्ल्यू भी मिल जाता है, अगर इफ आई एम श्योर दैट माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, मेरा ऑप्शन बी या सी फिक्स रहेगा, वहाँ दोनों ने ट्रू दिया है, इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू एट ऑल. सो देर इज नो नीड फॉर मी टू थिंक ऑन सेकंड स्टेटमेंट इन दिस केस. आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आवर पर्पज इज, आवर जॉइंट पर्पज इज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और टू कंप्लीट आवर पेपर विद इन द अवेलेबल टाइम. Next question. In what form must counter-cyclical capital buffer be maintained by banks? बैंक्स कौन से सर्कमस्टेंसेस में काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर रखते हैं एंड कौन से फॉर्म में रखते हैं? सो कॉमन इक्विटी टायर 2 कैपिटल, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल एंड रिस्क वेटेड एक्सपोजर. सो कौन से फॉर्म में बैंक्स नॉर्मली रखती है? Banks are normally keeping their counter-cyclical capital buffer in common equity tier 1, that is CET1 capital. So, but now let us see what is the correct answer. As per Basel III norms, counter-cyclical capital buffer must be held entirely in CET1 capital, which is the highest quality of regulatory capital. So, our correct answer is C for this question. आपको ये भी पूछा जा सकता है, विच कैटेगरी ऑफ कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल? सो CET1 कैपिटल इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल. एंड यही पर्पज से मैं आपके साथ हर एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि उस इशू में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू शुड बी एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इफेक्टिवली. Next question. Which of the following statements correctly describe the threshold rules under the counter-cyclical capital buffer framework? So counter-cyclical capital buffer framework जो है, उसके जो threshold rules है, minimum rules जो है, वो कौन से statements में सही तरह से उन्होंने बताए हैं. So हमें ये चारों statement पहले पढ़ते हैं. Let us read all these 4 statements. First is, a buffer up to 2.5% is required when credit to GDP gap reduces 15 percentage point. This is the correct statement. This is the correct statement. The upper threshold triggers the maximum CCCB value of 2.5%. So जब credit to GDP gap reaches 15 percentage point, a buffer up to 2.5% is required. This is the upper cap. So these facts we have to keep it in mind. Credit to GDP gap 15%, buffer should be up to 2.5% is required. So first statement is the correct statement. There is no CCCB requirement. What is CCCB again? It's a counter cyclical capital buffer. There is no counter cyclical capital buffer requirement when the credit to GDP gap is below 3 percentage point. जैसे हमने यहाँ देखा था कि क्रेडिट टू जीडीपी गैप 15% पहुँच जाती है तो 2.5% बफर रिक्वायर्ड है. इसी तरह से जब क्रेडिट टू जीडीपी गैप इज बिलो 3%, सीसीसीबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीसीसीबी रिक्वायरमेंट मेंटेन करने की जरूरी नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, CCCB rises
CCCB rises in a linear progression between 3 to 15%. तो ये जो 3 से 15% की जो गैप है उसमें वो देर इज अ लीनियर प्रोग्रेशन. So this is not the correct, because there is a gradual increase, there is a gradual change in CCCB, but not exactly in linear progression. So C is not the correct statement. And RBI may vary CCCB build up timelines based on the indicators trend is also a correct statement. RBI may shorten the buffer implementation period based on the observation indicators. अगर आरबीआई को लगता है कि ये जल्दी क्रिएट होना जरूरी है, जल्दी बिल्टअप होना जरूरी है, तो आरबीआई कैन शॉर्टन अप दैट पीरियड ऑल्सो. So fourth statement is also a correct statement. So here my first statement is correct, my second statement is correct, and my fourth statement is correct. So correct answer is A for this question. Correct answer is A. Now let us go for the next question. What limitation does the sensitivity measures have in terms of changing market variables? What limitation does the sensitivity measure have in terms of changing market variables? So changing market variables में changes sensitivity measures में क्या limitations हैं? So what are the limitations that are available over there? It focus only on compound interest changes over time. This is not the correct statement, because sensitivity analysis or sensitivity doesn't involve compound interest changes, compound interest modeling. So that is the reason A is not the correct statement. It only considers one variable at a time and ignores the simultaneous effect of other changing parameters is the correct statement. जैसे हम sensitivity analysis करते हैं तभी हम देखते हैं we take into consideration change in one unit only. 5% सेल बढ़ गया तो क्या इफेक्ट होगा. इसी तरह से वी कंसिडर्ड ओनली वन यूनिट, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन वी डोंट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अदर पैरामीटर्स. So it only considers one variable at a time and ignores the simultaneous effect of other changing parameters is the correct statement. This is the correct statement. It assumes perfect foresight in trading strategies is not the correct statement, because there is no assumption for this. So C is not the correct statement. And it accounts for high correlation between unrelated assets is also not the correct statement. Why? Why it is not the correct statement? Because correlation is not a factor considered in sensitivity measurement. सेंसिटिविटी मेजरमेंट में जब हम सेंसिटिविटी मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन इस फैक्टर को हम कंसिडर नहीं करते हैं. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो अगर हम देखते हैं तो बी विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I am again repeating it. Why I am discussing all the four statements? Because एग्जाम में अगर आपको if they ask you question on any of the other statement what we are discussing here, वो आप उसको comfortably answer कर सके. That is the reason I am discussing all the questions, all the options that are given here. क्योंकि जब हमने यहाँ B correct कर दिया तो my question was over. लेकिन हमने इसीलिए सी एंड डिस्कस किया, सी एंड डी इसके लिए कंसिडर किया ताकि अगर आपको सेंसिटिविटी मेजर के ऊपर अगर को रिलेशन बिटवीन अनरिलेटेड एसेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप रिप्लाई कर पाएंगे. दैट इज द रीजन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द ऑप्शंस दैट आर बीइंग गिवन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ALM support group, ALM means asset liability management. The ALM support group is responsible for monitoring and reporting risk profiles, whereas the ALCO, whereas the risk management committee and board of directors, ALCO and ALM support group
middle office and ALCO and middle office. Whereas this space validates prices and provides independent risk assessment too. अभी जैसे हमने देखा था कि the office work is done carried out by three departments: front office, middle office, and back office. So who is considering the risk assessment? Middle office is considering the risk assessment. So ALM support group is responsible for monitoring and reporting risk profile. So यहाँ हमें risk profile को reporting करना है. So whereas the middle office validates the price. Among this, C is the correct statement. Whereas the middle office validates the prices and provides independent risk assessment to ALCO. मिडल ऑफिस क्या करते हैं? वो इंडिपेंडेंटली रिस्क फैक्टर कंसीडर करते हैं, रिस्क असेस करते हैं एंड अपने जो रिपोर्ट्स है, अपना जो ओपिनियन है वो आल्को को सौंप देते हैं, आल्को को आगे भेज देते हैं सो दैट दे विल बी एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजन ऑन ALM. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन बिफोर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है. जैसे आपको अवगत हैं, वी आर वर्किंग फॉर मोर देन लास्ट 30 ईयर्स इन दिस लाइन ऑफ एक्टिविटी. तो हम टू बीइंग अ प्रोफेशनल गाइडेंस और गाइड, हम आपके लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू, या हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं, PDF क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, केस स्टडीज वीडियोस भी अवेलेबल है एंड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करते हैं. द रीज़न इज दैट आपके पास सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल हो जाए और दैट मटेरियल अवेलेबल इज एट अ वेरी लो प्राइस. एंड फॉर दिस, अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आपको nsturschoolofbanking.com इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कर दीजिए ताकि आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो एग्ज़ाम को अपियर करते हैं उनको भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाएंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया, हम इस एक्टिविटी में वी आर देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स. So during the last 30 years, more than 10 lakh students who were appearing for CIB हो या JAB हो या promotion exams हो, they are benefited from the material provided to us. तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, if you wish to avail, visit our website and also convey this message to your friends and colleagues so that if they wish, they can take the benefit of this. Now we will go for our next question. An investor earns rupees 8,000 on a bond. इन्वेस्टर ने कितना प्रॉफिट किया है? An investor earns rupees 8,000 on a bond after a 4 basis point fall in yield. The BPV, basis point value, is rupees 2,000. What is the face value of the bond here? हमें यह क्या करना है? हमें बॉन्ड की फेस वैल्यू ढूंढना है. इसके लिए व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव? फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव इज एक इन्वेस्टर अर्न्स रुपीज 8,000 ऑन ए बॉन्ड आफ्टर ए 4 basis points फॉल इन द यील्ड. जब उनका डिसाइडेड यील्ड था उसमें जब 4 basis point फॉल हुआ, कम हुए, तब इन्वेस्टर ने 8,000 रुपये का इनकम अर्न किया. द बेसिस पॉइंट वैल्यू इज रुपीज 2,000, क्योंकि 4 पॉइंट्स पे 8,000 हो गया तो बेसिस पॉइंट वैल्यू इज रुपीज 2,000. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें बॉन्ड की फेस वैल्यू ढूंढनी है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब हमें बॉन्ड के ऊपर प्रॉफिट काउंट करना है एट दैट टाइम इट इज BPV, दैट इज बेसिस पॉइंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय कितने बेसिस पॉइंट्स चेंज हुए उतना लेना है, इनटू एक फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 करोड़. तो यहाँ हमें वी हैव टू फाइंड आउट द फेस वैल्यू. सो इसके लिए उसको हम कंसिडर करेंगे एज x, बिकॉज हमें ये ढूंढना है. सो प्रॉफिट कितना है?
8,000 rupees is the profit. Basis point value is rupees 10,000 into change in basic points by BPS is 4 into face value divided by 1 crore. So 8,000 is equal to 2,000 into 4 into x divided by 1 crore. So what is the correct answer? Then correct answer for this calculation is 1 crore. आप इसका calculation चाहिए तो check कर दीजिए. So your correct valuation of your correct answer will be 1 crore, or you can say that face value of the bond is 1 crore. So I can say in this way, when the face value of the bond is rupees 1 crore and there is a fall in 4 basis points with a basic point value of rupees 2000, and investor can earn a profit of rupees 8,000 rupees. So let us go for our next question. Here B and D both are same options, so you can consider it as either as a B or as a D. Next question. What is the formula in short to calculate the Macaulay duration? Macaulay duration का Macaulay duration calculate करने का formula क्या है? So here simply you should know the formula, then only you will be able to reply. What is the formula for this? Macaulay duration के लिए formula is, it is the cumulative revised price divided by the present value. So this is the Macaulay duration. There is no need for us to discuss it in detail. Simply you have to keep it in mind, because if you know it in a better way, then you will be able to reply. So cumulative revised price divided by present value is equal to Macaulay duration. I am again telling that Macaulay duration is equal to cumulative revised price divided by present value. यहाँ हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. एक तो जो रिवाइज प्राइस हुई है उस कितनी हुई है, हाउ मच इज द रिवीजन दैट वी शुड नो, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू दैट वी शुड नो. अगर आपको ये दोनों चीज़ें मालूम है, यू कैन कैलकुलेट इट कंफर्टेबली. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर वाई स्टॉक पोजीशन इज रुपीज 5 lakhs. वाई के स्टॉक की पोजीशन कितनी है? 5 लाख रुपए. इफ द स्टॉक हैज अ डेली वोलेटिलिटी ऑफ 2.5% and one day VAR, one day VAR at 95% confidence is Z is equal to 1.65. So how much is the confidence level? At 95, at VAR 95, what is the confidence? It is 1.65. So आपको VAR calculate करना है. How much will it be? How should you calculate VAR? It is calculated as position value into volatility into Z. Simple formula हमें ध्यान में रखना है. So what is the position value? What is the position value? Mr. Y stock position is 5 lakhs. It means my position value is rupees 5 lakhs multiplied by volatility. If the stock has a daily volatility of 2.5%, so 5 lakhs into 2.5% into Z. What is the Z? One day we are 95% confidence. How much is the confidence level? So yeah, confidence level is 1.65%. So if you do the calculation, that 5 lakhs into 2.5%, that is 0.025 into 1.65, the answer comes 20,625. आप कैलकुलेशन इसको चेक कर दीजिए. So 20,625 means C is the correct answer for our question. What is the next question? A portfolio gains rupees 20 from a long position buy position in asset M, and simultaneously incur rupees 16 loss on short position in asset N. What percentage of the gain is offset by the short position?
सो एक व्यक्ति का एम एसेट के लॉन्ग पोजीशन के ऊपर उसने 20 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया एंड एन एसेट के शॉर्ट पोजीशन पे उसने 16 करोड़ का लॉस इनकर कर दिया। तो उसका जो गेन जो उसने ऑफसेट किया हुआ है शॉर्ट पोजीशन से, वो व्हाट इज द परसेंटेज लेवल। सो व्हाट इज द कैलकुलेशन? ऑफसेट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन डिवाइडेड बाय गेन ऑन लॉन्ग पोजीशन इनटू 100। सो व्हाट इज द लॉस position? 16 is the loss position. What is the gain position? 20. So 16 by 20 into 100, that is 80% is the compensation or percentage is the gain is offset by the short position. So B is the correct answer for our question. Now let us go for the next question. Identify the correct combination of true or false for the statement related to the board and risk management committee. बैंक्स में अलग अलग तरह की कमिटी फॉर्म की जाती है, उसमें वन ऑफ देम इज बोर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। हमें यह बोर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के फंक्शंस के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें ढूंढना है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। So first statement, the board of directors determines credit risk level considering the capital planning and profit objective. I am reading it again. The board of directors determines credit risk level. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रेडिट रिस्क लेवल्स डिसाइड करते हैं एंड लेवल्स कंसिडरिंग द कैपिटल प्लानिंग एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बोर्ड को ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द क्रेडिट रिस्क लेवल अडॉप्ट टू बी अडॉप्टेड बाय द बैंक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट? The risk management committee formulates individual credit proposal is not the correct statement. This is not the duty of the board and risk management committee. This role is CPC or CRMC handles the credit policy and not the proposal formation. So credit and B is not the correct statement. The risk management committee ensures appropriate staffing in credit risk process. This is the duty of the risk management committee because उनको ये ensure करना है कि it is to be properly staffed, it is to be sufficiently staffed ताकि it should function correctly, because इसके ऊपर बैंक का it is a very one of the important department, key department of the bank. So ensuring proper manning is a part of risk committee's responsibilities. So third statement is the correct statement. And the board of directors are responsible for the day-to-day enforcement of prudential credit limits is not the correct answer, because board of director is not responsible. This is the operational issue. Board of director is responsible for from framing the policies and other things. So this statement is not the correct statement. So what is my answer? My first statement is true, second statement is false. So either B or my either C. So first statement is true, second statement is false, third statement is true, and fourth statement is false. So B is the correct answer for our question. What is the next question? How do bank estimate expected default using historical data and rating? हिस्टोरिकल डाटा एंड हिस्टोरिकल डाटा एंड जो रेटिंग्स बैंक के पास है उसको पढ़ाई करके उसको यूज़ करके बैंक एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट किस तरह से एस्टिमेट करती हैं। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दिस थिंग्स? So by analyzing GDP trends and central bank interest rates, by comparing the loan documents across institutions, by applying the past default rates to the number of borrowers in each rating class, and by assessing the real estate collateral values and forward interest forecast. अगर हम चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें से it appears that the C is the correct answer, because
जब 5 हिस्टोरिकल डाटा बैंक के पास अवेलेबल है, हिस्टोरिकल डाटा एंड हिस्टोरिकल रेटिंग्स बैंक के पास अवेलेबल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द bank can find out that what is the past default rates to the number of borrowers in each rating class, and on the basis of that they can expect the expected default. So C is the correct answer for our question. Why first statement is not correct? By analyzing the GDP trends and the Central Bank of India rates, so macroeconomic factors may be considered but don't directly estimate defaults. So macroeconomic factors की वजह से हम directly estimate नहीं कर सकते हैं. Second is by comparing the loan documents across institution, this does not yield statistical default prediction. This is not useful. C is already correct statement. And by assessing the real estate collateral values and forward interest forecast, so collateral values are assessed separately and not the primary default estimator. This is a different issue, how much security is available. So on the basis of that, we cannot consider the default, expected default. We will not be able to calculate it correctly. So in this, C is the correct answer for our question. आपके कन्वीनियंस के लिए हमने सभी सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के 10 मॉक क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए हैं. सो दीज आर अवेलेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट वेदर इट इज एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कीजिए बिकॉज दे आर फ्री, they are available online, and they are useful for your real time practice. तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपका रेगुलर वे में प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका स्पीड बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. साथ साथ बिकॉज इट इज़ रियल टाइम प्रैक्टिस, आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है इसके बारे में भी अंदाजा आ जाएगा. सो एंड ऑल दिस क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल एट jibcibonline.com साइट. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस साइट पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. Now let us go for our next question. What type of risk output? What type of risk outputs and regulatory measures can banks compute using the credit risk plus model when approved by the regulator? What type of risk output and regulatory measures can bank compute using the credit risk plus model? क्रेडिट रिस्क प्लस मॉडल यूज करके बैंक कौन से तरह के कौन से टाइप्स के रिस्क आउटपुट एंड रेगुलेटरी मेजर्स कंप्यूट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. सो फर्स्ट, बैंक कैन कैलकुलेट कंडीशनल वैर, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, रिस्क वेटेड एसेट्स and capital requirement directly without using the standard risk weighted asset function is the correct. बैंक इस तरह के अलग अलग रिस्क फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्रेडिट रिस्क प्लस मॉडल. सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्रेडिट मेट्रिक्स estimates current loan yields for different bond types is not the correct statement. बिकॉज क्रेडिट मेट्रिक्स जो है इट डील्स विथ क्रेडिट वैल्यू चेंज फ्रॉम रेटिंग माइग्रेशन एंड नॉट बॉन्ड यील्ड्स. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बॉन्ड यील्ड्स. सो बी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. IRB approach uses qualitative scoring to assign the risk weight is also not the correct statement, because IRB describes the regulatory path and not a specific model's output. And Camel is a supervisory tool, a focus on institutional health, not risk computation. So D is also not the correct statement. So here if we see all A, B, C, D, all the four statements, A will be our
correct answer. What is the next question? Consider the following statements related to synthetic securitization. पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, what is the meaning of synthetic securitization? If anybody is aware about it, please make the use of comment box. सिंथेटिक सेक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है? सिंथेटिक सेक्रेटाइजेशन नेम itself indicates synthetic means artificial. Synthetic securitization is a financial transaction in which the credit risk associated with a pool of asset is transferred. Credit risk तो ट्रांसफर किया जाता है without actually selling those assets. एसेट बेचा नहीं जाएगा लेकिन रिस्क ट्रांसफर किया जाएगा. किस तरह से किया जाएगा? बाय यूजिंग द डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स यूज करके जो पूल ऑफ एसेट्स में हमारा क्रेडिट रिस्क है वो सेल्स ट्रांजैक्शन करने के बिना ही ट्रांसफर किया जा सकता है. सो दैट इज नोन एज अ सिंथेटिक सेक्युरिटाइजेशन. सो सिंथेटिक सेक्युरिटाइजेशन मीन्स synthetic securitization relies on credit derivatives like credit linked notes or credit default swap. सही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. synthetic securitization transaction is carried out by using the derivative. So a first statement जो है, this is my correct statement. Next, second statement. What is the second statement? In synthetic structure, investors' risk depends entirely on the originator's credit worthiness. So this is not the correct statement. Risk is linked to the performance of the underlying exposure and not on the originator. सो इसमें ओरिजिनेटर के रिस्क के ऊपर कोई कॉल नहीं लिया जाता है, but it is linked to the performance of the underlying exposure. So statement 2 is not the correct statement. Risk tranching exists in synthetic securitization and just as in traditional models is also a correct statement. So my first statement is true. My first statement is true. So either my option should be A or B or C. What is my second statement is false. So मेरा A तो नहीं हो पाएगा because second statement they are telling it as a true. यहाँ false, so either answer will be either B or D because true false. What is the third statement? True. So this should be my correct answer. So B is my correct answer for this question. Now let us go for next question. A collateral loan obligation which is a collateralized loan obligation which is popularly known as a CLO. Collateralized loan obligation holds a diversified portfolio of a commercial loans of $500 million. The structure includes a senior tranche of 300 million, a mezzanine tranche of 120 million and a subordinated tranche of 80 million. जो 500 मिलियन का पोर्टफोलियो है उसमें सीनियर ट्रांच सीनियर लोन 300 मिलियन है, मेजनाइन लोन 120 मिलियन है एंड सबऑर्डिनेटेड लोन्स 80 मिलियन है. So 300 plus 120, 420 plus 80, 500, that classification is correct. If 20% of the loan portfolio defaults with zero recovery, 20% of this 500 millions have a default, उसमें कोई रिकवरी होने के चांसेस नहीं है. So what is the maximum potential loss absorbed by the senior tranche? तो इन दिस केस ये जो सीनियर ट्रेंचेस जो होंगे वो कितना लॉस उसमें से एब्जॉर्ब करेंगे. अभी इसमें जब हम प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द टोटल डिफॉल्टेड अमाउंट. इन्होंने क्या कहा है हमें? इफ द 20% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो इज डिफॉल्ट विद जीरो रिकवरी, सो टोटल पोर्टफोलियो इज 500 मिलियंस, उनका 20% कम्स टू $100 million. So $100 million will be the defaulted amount. Now how shall we absorb this? So loan absorb करने का there is a one specific order
The losses are absorbed in order of, सबसे पहले हम subordinated debt पूरे absorb करेंगे, then mezzanine and then senior. So what are the subordinated debts? Subordinated debts we can absorb onto 80 million. So 100 में से 80 million तो हमने सबॉर्डिनेटेड पोर्टफोलियो में ही एडजस्ट कर दिया. देन बचा हुआ मैं मैजनाइन ट्रेंच में बैलेंस, मैजनाइन ट्रेंच इज 120 मिलियन. सो बैलेंस 20 मिलियन जो है दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब हियर. सो मैजनाइन ट्रेंच एब्जॉर्ब्स अप टू 120 मिलियन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. सो इट कैन फुली एब्जॉर्ब द रिमेनिंग 20 मिलियन डॉलर. सो एज अ रिजल्ट सीनियर ट्रेंच जो है वो मेरा जीरो लॉस एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज मैजनिन फ्लोर में भी स्टिल देर इज अ स्कोप ऑफ 100 मिलियन डॉलर. सो इन दिस केस सीनियर डेप जो है, सीनियर ट्रेंच जो है वो 0% लॉस एब्जॉर्ब करेगा. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. Very simple calculation if we know only this order. So this order of arrangement is very important. सबसे पहले subordinated trench, then mezzanine trench, and last में senior trench will be discussed. So if you know it, you can answer such type of questions and secure 1.5 or 2 marks comfortably. So let us go for next question. Determine the net payment under the total return swap. टोटल रिटर्न स्वैप में इन दिस केस नेट पेमेंट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो एज्यूम इन अ TRS, दैट इज द टोटल रिटर्न स्वैप. एज्यूम इन अ टोटल रिटर्न स्वैप, एक टोटल रिटर्न स्वैप उन्होंने एग्जीक्यूट किया है जिसमें PB, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PB? PB का मतलब है प्रोटेक्शन बायर. Protection buyer receives the total return on a reference asset worth rupees 25 crores. प्रोटेक्शन बायर जो है उनके पास एक 25 करोड़ का जो एसेट्स है उसके ऊपर रिटर्न अर्न कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग 6 months पीरियड द एसेट yields 1 crore in interest and rises by value of rupees 75 lakh. सो ये 25 करोड़ का जो एसेट्स हैं उसमें प्रोटेक्शन बायर को कितना बेनिफिट मिला है 6 महीने में? एक तो उन्होंने यील्ड के ऊपर 1 करोड़ जनरेट किया या रिसीव किए एंड एसेट की वैल्यू 75 लाख से अप्रिशिएट हुई. द प्रोटेक्शन वायर पेज एन इंटरेस्ट लेग ऑफ 3.5% एनुअलाइज ऑन नोशनल 25 करोड़. उन्होंने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है? उन्होंने पेमेंट जो किया है 3.5% ऑन एनुअलाइज बेसिस, सालाना 3.5%. इट मीन्स दिस इज फॉर 6 months. तो 6 महीने के लिए कितना हुआ? 1.75%. सो व्हाट इज द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रोटेक्शन बायर? तो उनको इनकम कितना हुआ है? In this case, what are the options that are available? 1.875 crore, 1.325 crore, 1.525 crore and 1.225 crore. Now we are very much clear. सबसे पहले हमें इनकम कितना अर्न हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एक तो उनको इंटरेस्ट इनकम 1 करोड़ प्लस 75 lakhs उनको चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट और राइज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. सो टोटल इनकम रिसीव्ड is 1.75 crore. And now they have to pay interest also. They have to pay the interest at 50% of 3.5% because it is of 6 months. That is जैसे मैंने आपको बताया था it is 1.75%. So 1.75% on 25 crores comes to 0.4375. So 0.4375 crores, that is 43,75,000. तो 1.75 करोड़ दैट इज 1,75,00,000 जो इनकम है उसमें से जो मेरा एक्सपेंसेस 43,75,000 है वो अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को नेट गेन विल बी 1.3125 करोड़, दैट इज 1,31,25,000. सो 1,31,25,000. So what is the nearest answer? 1.325 will be my nearest answer. So C is the correct answer for this question. Now let us go for the next question. Numerical case study.
You buy a call option of USD INR. हमें एक कॉल ऑप्शन बाय करना है ऑन USD INR करेंसी. तो उसके लिए व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव प्रोवाइडेड इट टू अस. फर्स्ट इज स्ट्राइक रेट. स्ट्राइक रेट कितना है उस ट्रांजेक्शन का? 83 रुपीज. स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी कितना है? 85. इट मीन जब हम स्ट्राइक करेंगे तब रेट 85 रहेगा एंड एक्सपायरी के टाइम द रेट विल बी 85. या एक्सपायरी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट रेट एज 85. प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? प्रीमियम पेड इज रुपीज 0.60 पर यूएसडी एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज मिनिमम 10,000 यूनिट्स हमें परचेज करने पड़ेंगे. मिनिमम $10,000 हमें परचेज करने पड़ेंगे. So in this case, if my strike rate is 83, my spot rate is 85 on expiry, and agar premium paid is 0.60 per USD, what will be my benefit? Simple calculation. What profit or loss if option is exercised? तो अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है तो विल आई गेट अ प्रॉफिट और विल आई गेट अ लॉस. अभी इन दिस केस व्हाट इज द स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी? 85. इट मीन्स मेरे को 85 रुपीज़ मिलने हैं. आज का स्ट्राइक रेट कितना है? 83 रुपीज़. इट मीन्स देर इज अ गेन ऑफ 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ पर यूनिट मेरे को गेन होना है. सो इन $10,000 आई एम गोइंग टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20,000. दैट इज 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द रेट डिफरेंस. व्हाट विल बी द प्रीमियम? 0.60 पर यूएसडी. कितने डॉलर्स का यूनिट है हमारा? 10,000 का. तो कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? 10,000 इंटू 0.60 दैट इज 6,000 रुपीज हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा. सो वी विल अर्न 20,000. We will pay 6,000 by way of premium. So what will be my net profit? My net profit will be 14,000 and it is answer. See how much simple it is. Anybody can answer it provided we should know the concept. And that is the reason we are discussing all the questions in detail. Next question. A derivative transaction is NPA in which of the following situations? अगर कोई डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स हैं वो कब एनपीए कंसीडर की जाएगी? ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें कौन से कंडीशन में डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन को एनपीए करके क्लासिफाई किया जाएगा? If the contract is not marked to market within 90 days, if the counterparty defaults on margin calls for more than 90 days, if positive mark to market receivable remain unpaid for 90 days from the due date, and if the derivative is not settled on expiry. In this case, अगर हमें कोई पॉजिटिव मार्क टू मार्केट ट्रांजेक्शन हो गई है, उससे कोई उसमें अगर कोई रिसीवेबल्स ड्यू हो जाते हैं, गेन हो जाता है, वो गेन अगर हमें 90 डेज में नहीं मिलता है, if positive mark to market receivable remains unpaid for 90 days from the due date, again this is very important date, then that particular derivative transaction is considered as NPA. So it is not decided on the basis of the date of the contract. Whenever if a positive mark to market the receivable remains unpaid for 90 days from the due date, then it is considered as NPA. So C should be my correct answer. अभी हम चारों स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे. If the contract is not marked to market within 90 days, mark to market is a valuation method and not an NPA trigger. So what is the important thing? NPA trigger के लिए irregularity is important. So this is not the correct statement. Then if the counterparty defaults on margin calls for more than 90 days, so margin के ऊपर कोई NPA अकाउंट क्लासिफाई नहीं किया जाएगा. Margin default may be serious but not the NPA criteria. अगर मार्जिन 90 डेज से पे नहीं करते तो उसके लिए अकाउंट एनपीए नहीं बन पाएगा. एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. 90 days unpaid MTM receivable define NPA. And if the derivative is not settled on expiry, so settlement delays are procedural and it is again not related to NPA. So D is also not the correct statement. C is the answer for our question.
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स, case studies videos and interactive live classes for CIB examination, for JIB examination and for the promotional examination. All these facilities are available at a very low price and which are of the best quality. तो अगर आप इसको रेफर करना चाहते हो, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, तो प्लीज विजिट आवर nstorschoolofbanking.com वेबसाइट, सो दैट आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर हमारे वेबसाइट पे रेफ़र कर दीजिए ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। एंड जैसे आपको अवगत है, वी आर इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 30 years and we are giving the various guidance for the CIB, JIB and promotional exams. As a result, more than 10 lakh students, those who have appeared for JIB, CIB and promotion tests, have got the benefit of the material that has been provided to them. So let us go for our next question. Which of the following statement correctly describe the doubtful and lost assets? There are four. The asset is divided into four categories. Either it is a standard asset, or it is a substandard asset, it is a doubtful asset, or it is a loss asset. तो हमें यह डाउटफुल एंड लॉस एसेट के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वो ढूंढना है, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो ए डाउटफुल एसेट इज वन, a doubtful asset is one that has remained substandard for more than 12 months. Yes, तो हमने डेफिनेशन में ही यही देखा था कि जो एसेट 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए सबस्टैंडर्ड है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डाउटफुल एसेट। तो जो एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने कम, जिस एसेट के सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने कंप्लीट हुए, ऑटोमेटिकली इट विल दिस एसेट विल गेट ट्रांसफर टू डाउटफुल कैटेगरी। सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, a loss asset is considered uncollectible even if not yet written off. Correct है। Actually, as per guidelines, the loss assets are required to be write off. लेकिन अगर रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, अगर बैंक के बुक्स में हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज कंसिडर्ड एज अनकलेक्टेबल, एंड इसीलिए हम 100% प्रोविजन करना भी जरूरी है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। Doubtful asset has no possibility of recovery. This is not the correct statement. डाउटफुल एसेट्स में हम रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, डाउटफुल एसेट में हम रिकवरी करते भी हैं, बट चांसेस ऑफ रिकवरी आर लो बट नॉट जीरो, और देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाउटफुल एसेट। Loss assets are identified by auditors or by inspection is the correct statement. So my first statement is correct, my second statement is correct, and fourth statement is correct. So my correct option is A for this question. Next question. What is the provisioning requirement for loss assets if they remain in the books? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का अपना लॉस एसेट होगा तो उसको कितनी प्रोविजन करनी है, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इन केस ऑफ लॉस एसेट वी हैव टू मेक द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। So what is the correct answer? B is the correct answer for our question. No need for any explanation on this because it is purely an objective question. I am again telling you 100% of the amount is required as a provision for loss assets if they remain in the books. So B is the correct answer for our question. Now what is the next statement? A commercial real estate loan of 500 crore is standard.
कोई बैंक के बुक्स में या कोई ऑर्गन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बुक्स में एक 500 करोड़ का कमर्शियल रियल इस्टेट लोन जो है वो स्टैंडर्ड नेचर का है, तो उसके ऊपर कितनी प्रोविजन करनी पड़ेगी? एज वी आर अवेयर commercial real estate के ऊपर, even if it is a standard asset, we have to make the provision at 1%. So what is the, it is simple calculation. Once we know the how much provision is required, so how can you calculate the 1% on 500 crores is 5 crores. So 500 crores is the correct answer for this question. So you can consider it is either A or D as your correct answer. Next question. What is the next question? A revolving credit facility has an outstanding balance exceeding the sanction limit continuously for 65 days. How should it be classified? Whether it is to be classified as SMA 0, whether it is to be classified as SMA 1, or it is to be classified as SMA 2 or NPA. So what is the meaning of SMA 0? What is, so it depending upon the irregularity in the account, the accounts get itself classified into SMA category. So when the account is irregular between 1 to 30 days, it is classified as SMA 0. When the account becomes overdue for more than 30 days, that is 31 days, so when it becomes overdue between 31 to 60 days, it is classified into SMA 1. Once that 60 days period is over, then up to 90 days, this is classified as SMA 2. And once this 90 days period is over, the account gets classified into NPA category. So this is the classification of the irregular accounts in SMA category. ये सभी डिटेल बताने का पर्पज यही था. Today they are discussing here about 65 days. Exam में they may discuss it about for 25 days also. So that is the reason we should have a detailed classification of SMA category account. Now what is the question here? A revolving credit facility and has an outstanding balance exceeding the sanction limit continuously for 65 days. सो बैंक ने जो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ की है उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो उनके सैंक्शन लिमिट से कंटिन्यूसली 65 दिन से ज़्यादा है. इट इज़ एक्सीडिंग ओवर द सैंक्शन लिमिट फॉर 65 days. इट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इरेगुलर फॉर ए पीरियड ऑफ 65 days. अगर 65 दिन के लिए है देन इट विल गेट क्लासिफाइड इनटू SMA 2 कैटेगरी. So what will be our answer? 65 days excess means SMA 2. So C is the correct answer for our question. What type of margins? What type of margins participants are required to maintain with the exchange in future market? फ्यूचर मार्केट में कौन से तरह के मार्जिन्स एक्सचेंज के साथ रखना जरूरी है या पार्टिसिपेंट्स को रखना जरूरी है? So only initial margin, no margin at all, initial and variable margin and final settlement margin also. So जैसे आपको अवगत है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है सबसे पहले इनिशियल मार्जिन पे करना जरूरी है. इन एडिशन टू दैट इन बिटवीन अगर कोई वेरिएशंस हो जाते हैं तो वेरिएबल मार्जिन भी पे करना जरूरी है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. So now we will go off for all the statements. Only initial margin is not the correct because both initial and variable margins are required. So B is not the correct at all. C is our correct answer because this is the original answer and accurately describes the margin requirement. And final settlement margin, there is no such term as final settlement margin in the context. So C is the correct answer for our question. Next question. A swap transaction involves a combination of space transactions and is commonly used for funding requirement or interest arbitrage. तो स्वैप ट्रांजेक्शन में कौन से ट्रांजेक्शन्स आती है? इट कम्स एज स्पॉट
एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होती है. हमने इन प्रीवियस सेशंस वी हैव ऑलरेडी सीन इट that swap transaction involves a combination of spot and forward transaction and is commonly used for funding requirements or for interest arbitrage. So B is the correct answer for our question. Because the futures are not mentioned in the context of swaps. Swap involves a combination of spot and forward or two forward transactions. So it may be either spot and forward or it may be forward and forward transactions. So options are not part of swap structure. ये एक हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. ऑप्शंस जो है वो स्वैप ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है. एंड B is not correct at all. So B is the correct statement for our question. Now let us go for the next question. How interest is paid on treasury bills? ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट किस तरह से पे किया जाता है? Through monthly interest payment, by way of discount, by adding interest to the face value at the maturity and through quarterly coupon payment. किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? Normally, treasury bills are issued on discount and on the due date the face value is paid. So that difference between these two is the amount of interest that is being paid on these treasury bills. So B is the correct answer for our question. So अभी मैंने आपके लिए एक वापस मैसेज लाया हुआ है कि वी हैव प्रोवाइडेड 10 mock test question papers for each subject of CIB and all these question bank or all these question papers are available on our jibcibonline.com site. These question papers are available for free. These are available for online and for real-time practice. This is a good scope for you. Why it is useful to you? Because अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रेगुलर वे में प्रैक्टिस होती रहेंगी. इसी के साथ साथ यू विल गेन द स्पीड. आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प कर सकती है. सो आपका स्पीड बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी. एंड बिकॉज दीज आर रियल टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये भी पता चल जाए. तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए एंड साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग जो एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं उन्हीं को भी कन्वे कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें. एंड विद दिस वी विल कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर अ डे. लेकिन उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, बिकॉज वो हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. वही हमारे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप इसके बारे में आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे, आपके साथ वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ सब्सक्राइब ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे. एंड विद दिस we will conclude our discussion for a day and thank you very much.